सन 2017 में एक कमरे में एक बूढ़ा आदमी बैठा है, एक ऐसा आदमी जो व्हील चेयर पर मौजूद है। उसका जिस्म मर चुका है, उसका एक एक मसल जम चुका है। ये वो आदमी है जो अपना सर नहीं हिला सकता, अपनी उंगली नहीं हिला सकता, कुछ खा नहीं सकता, कुछ निगल नहीं सकता। वो अपने जिस्म का, अपने चेहरे पर सिर्फ एक मसल है, उस मसल को हिला सकता है और उस एक मसल से ये कंप्यूटर को चलाता है। उस कंप्यूटर पर एक लफ्ज सेलेक्ट करता है, फिर एक और लफ्ज सेलेक्ट करता है, तब जाकर कहीं एक जुमला बनता है और इसको अपनी बात कहने में अक्सर दिन लग जाते हैं। लेकिन ये आदमी इस हालत में भी दुनिया के बड़े बड़े सहाफियों को बुलाता है क्योंकि उसके पास एक पैगाम है और ये पैगाम फिजिक्स का पैगाम नहीं है, ये पैगाम एक वार्निंग है। वो कहता है कि इंसानियत के पास अब सरवाइव करने के लिए सिर्फ 100 साल बचे हैं और इन 100 सालों के अंदर अंदर दुनिया खत्म, इंसानियत खत्म, यानी एंड ऑफ टाइम। अब यहां पर एक सवाल बनता है और वो सवाल ये है कि ये कितनी अजीब सी बात है कि एक ऐसा आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी कहता था कि कोई खुदा नहीं है, कोई जन्नत नहीं है, कोई दोज़ख नहीं है और मौत के बाद कुछ नहीं होता, इसका मानना ये था और आज तक इसका मानना ये कहलाता है कि कहता है कि इस दुनिया को किसी खुदा की जरूरत नहीं है और इंसान इस पूरी कायनात के अंदर एक बेमकसद जर्रा है, एक इत्तेफाक है। तो सवाल ये बनता है कि ऐसे मौके पर अगर इंसान एक बेमकसद जर्रा है तो ये इंसान पूरी दुनिया को वार्निंग क्यों देना चाहता है? ये उस इंसानियत को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है अगर उस इंसानियत का कोई मकसद नहीं है? इस आदमी का नाम स्टीफन हॉकिंग है और आज की ये कहानी सिर्फ एक साइंटिस्ट की कहानी नहीं है, ये उस आदमी की कहानी है जिसने खुदा को मिटाने की कोशिश की और इसके अपने हाथ, अपनी रिसर्च और अपनी दरियाफ्त उस खुदा की तरफ इशारा करते रहे। वो आदमी जो आज ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, जिसने इतनी रिसर्च ब्लैक होल के हवाले से की और ब्लैक होल के बारे में वो बताया जो बेशतर दुनिया नहीं जानती थी। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। इससे पहले कि स्टीफन हॉकिंग के बिलीफ सिस्टम को मैं डिस्कस करूं, यहां पर चंद बातें स्टीफन हॉकिंग के बारे में करनी बहुत जरूरी हैं। जब आप इंटरनेट पर स्टीफन हॉकिंग को सर्च करते हैं तो आपको बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज ऐसी मिलती हैं जो स्टीफन हॉकिंग के नाम से जुड़ी हुई हैं। पहले उन पर बात करनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली कहानी है कि लोग कहते हैं कि गौर से देखो उन वीडियोस को कि जहां स्टीफन हॉकिंग को खाना खिलाया जा रहा है, नर्स चम्मच लेकर उसके मुंह तक लेकर जाती है, उसके होंठ तक तो खाना पहुंचता ही नहीं है, वो निगलता ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि अगर वो खाना खा नहीं सकता, निगल नहीं सकता, तो इतने अरसे से वो जिंदा क्यों है? और फिर आती है एक और कहानी और ये और भी ज्यादा डरा देने वाली कहानी है। लोग कहते हैं कि स्टीफन हॉकिंग की पुरानी तस्वीरें देखने की कोशिश करो और अब जरा नई तस्वीरें देखो। उसके दांत अलग हैं, उसके जबड़े की शक्ल अलग है, उसकी उंगलियों की पोजीशन अलग है। तो लोग दावा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग तो बरसों पहले मर चुका है। अब जो इंसान आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है कि उसका बॉडी डबल है, वो स्टीफन हॉकिंग नहीं है, वो कोई और इंसान है जिसको टेलीविजन पर लाकर आपको दिखाया जाता है और वो स्टीफन हॉकिंग नहीं है। अब तीसरी कहानी जो स्टीफन हॉकिंग के नाम से बहुत मशहूर है, वो तीसरी कहानी ये कहती है कि खुदा का इतना बड़ा मुनकर रहा है, किसी खुफिया सैतानिक ग्रुप का मेंबर रहा है और इसकी शोहरत और इसका जीनियस ये सब एक सौदेबाजी और एक नतीजा है। फिर आपको एक चौथी कहानी मिलती है और चौथी कहानी ये कहती है कि कितनी अजीब सी बात है कि स्टीफन हॉकिंग जिसका जिस्म ऑलमोस्ट मर चुका है, उसके जिस्म का कोई मसल काम नहीं करता है और ये कंप्यूटर से पूरी पूरी किताबें लिख लेता है। कोई और इस बीमारी का पेशेंट ये सब कुछ क्यों नहीं कर पाता? जरूर सेटनिज्म और एथीइज्म के पैरोकार स्टीफन हॉकिंग को एक रोल मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इस इंसान के पीछे किताबें लिखने या एथीइज्म को सपोर्ट करने का कोई जज्बा, कोई हिम्मत, कोई फिजिकल ताकत मौजूद नहीं है। ही इज जस्ट अ रोल मॉडल। अब यहां पर ये कहानियां आज से नहीं चल रही, ये कहानियां स्टीफन हॉकिंग के बारे में एक जमाने से चल रही हैं और आपने हॉलीवुड की कितनी ऐसी फिल्में देखी है कि जहां पर स्टीफन हॉकिंग का इन्हीं कहानियों को लेकर मजाक भी उड़ाया जाता है। अब जरा इन कहानियों के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। अब जरा बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग की इस बीमारी के बारे में। जो बीमारी स्टीफन हॉकिंग को है उसे आमतौर पर ALS कहते हैं, यानी मोटर न्यूरॉन डिजीज। ये वो बीमारी है जहां पर जिस्म का हर मसल एक एक करके हमेशा के लिए जैम हो जाता है। लेकिन इसमें अहम बात पता है क्या कि यह बीमारी इंसान के दिमाग को छूती तक नहीं है, यानी इंसान अपने ही जिस्म के अंदर कैद होकर रह जाता है और वो अपने जिस्म को मरता हुआ देखता है। वो खाना नहीं निगल सकता था क्योंकि इस बीमारी के अंदर उसका खाना निगलने की जो सलाहियत है, ये बीमारी उसे खा जाती है। उसे बाद में ट्यूब के जरिए खाना दिया जाता था। वो अलग नजर इसलिए आता था क्योंकि 50 साल, इट्स अ लॉन्ग टाइम, 50 साल के अंदर ये बीमारी आपके अंदर बहुत सी तब्दीलियां लेकर आती है और वो मशीन हजारों ALS के पेशेंट्स के पास आज भी मौजूद है जो इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं और ये एक आम मेडिकल टेक्नोलॉजी है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्टीफन हॉकिंग एक दुनिया का मशहूर आदमी था, वो दुनिया का एक बहुत बड़ा दिमाग था, यानी आइंस्टाइन के बाद स्टीफन हॉकिंग को सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जाता था। लिहाजा उसकी शोहरत की वजह से इंटेल जैसी कंपनीज ने उसके लिए खास मशीन बनाकर दी जो इंटेल का प्रोटोटाइप कहलाता है। तो अब जरा अफवाहें साइड पर हो गई, तो अब फोकस करते हैं स्टीफन हॉकिंग के थॉट प्रोसेस पे कि उसने दुनिया को अपनी लिखाई की वजह से, अपनी रिसर्च की वजह से, अपनी किताबों की वजह से क्या सिखाया। स्टीफन हॉकिंग की कहानी शुरू होती है सन 1963 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। एक 21 साल का लड़का, नाम है स्टीफन, ज़हीन है, थोड़ा घमंडी है और सुस्ती पसंद है। एक आम नौजवान जिसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। उसका सबसे बड़ा मसला यह था कि उसको यह समझ नहीं आ रहा कि उसकी PhD का टॉपिक होगा क्या। फिर एक दिन वो बर्फ पर फिसल जाता है, गिरने लगता है और गिरने के बाद उसे चोट लगती है। उसका हाथ चीजें गिराना शुरू हो जाता है, उसकी जबान जुमले बनाते नहीं है, लड़खड़ाने लगती है और घर वालों
को फिक्र होती है और वो उसके टेस्ट करवाते हैं। और डॉक्टर्स के पास जब स्टीफन हॉकिंग जाता है 21 साल की उम्र में, तो कमरे में बैठा हुआ डॉक्टर उसे ये कहता है कि तुम्हें एक ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। सोचो कि 21 साल का लड़का जो अभी अपनी जिंदगी शुरू कर रहा है, उसे ये बताया जाए कि मौत की तैयारी करनी है। और सोचो जरा कि उस लम्हे अगर आप वहां पर होंगे तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा। ज्यादातर लोग टूट जाएंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है। ज्यादातर लोग अपने आप से भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने कुछ और किया। उन्हीं 2 सालों में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम जेन है, और वो जानते हुए कि उसका मंगेतर चंद सालों में मर जाएगा, उसके सामने एक पूरी जिंदगी पड़ी है, जबकि स्टीफन के सामने पूरी जिंदगी नहीं है। लेकिन फिर भी जेन उसके प्यार में मुब्तला होकर उससे मोहब्बत कर बैठी और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। स्टीफन हॉकिंग ने बाद में कहा कि उस शादी ने, उस मोहब्बत ने उसे जीने की वजह दे दी, जिसे डॉक्टर्स ने 2 साल दिए थे सिर्फ जिंदा रहने के। उसने शादी की, 3 बच्चे पैदा किए, जीता रहा। 2 साल 5 साल में बदले, 5 10 में बदले, और 10 50 साल में उस बीमारी ने उसके जिस्म को तो ले लिया। एक उंगली, एक आवाज, एक एक करके पूरा जिस्म मफलूज हो गया। उस मरते हुए जिस्म के अंदर उस जिंदा दिमाग ने कायनात को समझने का फैसला किया। स्टीफन हॉकिंग जब अपना हाथ भी हिला नहीं सकता था, तो उसने अपने सर के अंदर, अपने दिमाग के अंदर हिसाब को जोड़ना शुरू किया। पूरे के पूरे मुश्किल फॉर्मूले, मैथमेटिक्स के ऐसे तस्वुरात वो अपने दिमाग में सोचता था जो आम इंसान नहीं सोचता। वो मैथमेटिक्स को तस्वुर में, इमेजिनेशन में लेकर जाता था, और ये वो चीज है जो उसे दुनिया के बाकी साइंटिस्ट से अलग बनाती है। और इसी कैद में बैठे हुए उसने कायनात की सबसे अंधेरी और सबसे डार्क चीज के बारे में रिसर्च करने का फैसला किया, वो चीज जिसे आज आप ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। अब जरा बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसे आप आमतौर पर ब्लैक होल कहते हैं, यानी कायनात की सबसे ताकतवर चीज, सबसे बेरहम चीज, एक ऐसी चीज कि जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि अगर आप उसके पास से गुजरे, उसके करीब से जाएं, तो ना आपका वजूद, ना ही आपकी रोशनी कभी कुछ भी वापस नहीं आ सकता। इसीलिए इसे ब्लैक होल कहते हैं। एक ऐसी जगह जो हर चीज को कैद कर लेती है, हर चीज को निगल लेती है, किसी चीज को लौटाती नहीं है। सन 1974 में स्टीफन हॉकिंग अपने दिमाग में एक हिसाब जोड़ रहा था। वो ब्लैक होल के किनारे पर क्वांटम फिजिक्स के कवानीन लगाता था, और उसका पूरा यकीन था कि जवाब ये आएगा कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आता। जैसे उसने ये सब कुछ जोड़ना शुरू किया, यानी इन अदर वर्ड्स अपनी ही थ्योरी को डबल चेक करने की कोशिश की और हिसाब जोड़ा, और जो जवाब आया वो उसकी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा था। वो जगह जिसे पूरी दुनिया मुकम्मल अंधेरा कहती है, हमेशा के लिए कैद करने वाली जगह समझती है, वो धीरे ही धीरे रिश्ती थी, यानी जर्रा जर्रा बाहर आ रहा था, वो चमक रहा था। यानी स्टीफन हॉकिंग खुद इस जवाब को लेकर इतना परेशान हुआ कि कहते हैं कि वो कई दिन तक खामोश रहा, क्योंकि उसे लगा कि जरूर उसके मैथमेटिक्स के अंदर कहीं कोई गलती हुई है, ये मुमकिन ही नहीं है। उसने बार बार हिसाब जोड़ा, लेकिन जवाब बार बार एक ही आया कि ब्लैक होल कायनात की सबसे परमानेंट चीज नहीं है, कि ब्लैक होल भी आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू होता है, उससे भी आहिस्ता आहिस्ता रोशनी बाहर आती है। इस डिस्कवरी ने स्टीफन हॉकिंग को मशहूर कर दिया और इसका नाम रखा गया हॉकिंग रेडिएशन। और याद रहे कि कायनात की कोई भी चीज हमेशा रहने वाली नहीं है। ये जुमला स्टीफन हॉकिंग का है, और अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये जुमला स्टीफन हॉकिंग के अपने ही खिलाफ एक गवाह बन जाएगा। इस सब के बाद स्टीफन हॉकिंग को शोहरत मिली, उसकी किताब आई अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। 1 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिकी, हर घर में उसकी कॉपी पहुंच गई। लेकिन इस किताब का मकसद साइंस समझाना नहीं था, इसका मकसद सिर्फ इस एक सवाल पर फोकस करना था कि क्या इस कायनात को बनाने के लिए किसी खुदा की जरूरत है। और स्टीफन हॉकिंग का जवाब साफ था। उसने कहा कि क्योंकि ग्रेविटी का कानून मौजूद है, तो कायनात खुद को नथिंग से बना सकती है और बनाएगी। कायनात को शुरू करने के लिए खुदा को बुलाने की जरूरत नहीं है। और फिर स्टीफन हॉकिंग ने आगे चलकर कहा कि सबसे सादा तशरीह यह है कि कोई खुदा नहीं है, किसी ने कायनात को नहीं बनाया और कोई हमारी तकदीर नहीं चलाता। शायद कोई जन्नत नहीं है और मौत के बाद शायद कुछ नहीं होता। स्टीफन हॉकिंग और उसका पूरा दावा सिर्फ इस एक जुमले पर खड़ा है कि क्योंकि ग्रेविटी का कानून मौजूद है तो कायनात खुद बन गई। अब यहां पर समझने वाली बात पता क्या है? बात यह है कि खुद स्टीफन हॉकिंग के इस जुमले के अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल है। अब जरा सोचें कि वो कहता है कि कायनात नथिंग से बन गई क्योंकि ग्रेविटी का कानून मौजूद था, लेकिन यहां पर सवाल पता क्या है? सवाल यह है कि ग्रेविटी का कानून नथिंग तो नहीं है, वो एक चीज है, एक तरतीब है, एक इंतजाम है, एक असूल है जो पहले से मौजूद था। तो अगर शुरू में एक कानून मौजूद था तो सवाल खत्म नहीं होता, सवाल सिर्फ अपनी जगह बदल लेता है। सवाल फिर यह बनता है कि वो कानून कहां से आया, उस तरतीब को किसने उस जगह पर लाकर रखा। और अब इस पूरी कहानी का वो मोड़ जो इस सब को उलट कर देता है कि स्टीफन हॉकिंग खुद जानता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। उसने खुद अपनी इस किताब में यह लिखा है कि जब तक कायनात की एक इब्तदा यानी एक बिगिनिंग थी, हम फर्ज कर सकते थे कि इसको बनाने वाला कोई था। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये स्टीफन हॉकिंग ने खुद कहा कि जब तक कोई बिगिनिंग थी तब तक तो हम मान सकते थे। अब जरा यहां पर रुकें और जरा यहां पर यह समझें कि स्टीफन हॉकिंग खुद मानता है कि अगर कायनात की शुरुआत हुई थी तो उसका एक खालिक होना चाहिए था। उसने खुद यह लिखा है और इसीलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी में इस एक चीज को साबित करने में वक्त लगाया कि कायनात शुरू नहीं हुई थी। उसने एक नजरिया बनाया कि कायनात की कोई इंतहा नहीं है, कोई इब्तदा नहीं है, ये बस हमेशा से थी ताकि कोई शुरुआत ना हो, और इस तरह किसी बनाने वाले की कभी जरूरत रहती नहीं है। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग है। लेकिन याद है कि उसने अपनी ही सबसे बड़ी डिस्कवरी में क्या कहा था, यानी हॉकिंग रेडिएशन के बारे में,
जिसमें उसने खुद कहा, अपने हाथों से साबित किया कि कायनात में कुछ भी हमेशा नहीं रहता। यानी ब्लैक होल जो कायनात की सबसे बड़ी ताकत है, वो भी गिरती है, वो भी घटती है, वो भी मर जाती है। और याद है कि वीडियो के शुरू में उसने जो वार्निंग दी थी कि इंसानियत सिर्फ 100 साल और रहेगी, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसका अपना इल्म हर तरफ एक ही चीज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, और वो ये कि ये कायनात आर्जी है, इसकी एक मौत है। और आज साइंस जानती है कि कायनात की एक शुरुआत थी, एक धमाका हुआ, एक बिग बैंग हुआ, जिसको साइंस बिग बैंग कहती है। रिलीजियसली हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है? आई विल कम टू दैट इन अनदर वीडियो। तो साइंस आज ये मानती है कि एक धमाका हुआ, एक बिग बैंग हुआ, एक पहला लम्हा हुआ, और अगर वो पहला लम्हा हुआ तो उसका बनाने वाला खालिक कहीं ना कहीं तो मौजूद है। अगर आप कुरान मजीद पढ़ें तो सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 62 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि अल्लाह हर चीज का खालिक है और वो हर चीज पर निगहबान है। फिर आप सूरह अंबिया पढ़ें तो उसकी आयत नंबर 104 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि जिस दिन हम आसमान को यूं लपेट देंगे जैसे कागज को लपेट दिया जाता है। यानी एक शुरुआत है, एक अंजाम है, एक बनाने वाला मौजूद है। और ये स्टीफन हॉकिंग की अपनी डिस्कवरी है और हमारी किताब का बयान भी है। फर्क सिर्फ इतना कि स्टीफन हॉकिंग उस दरवाजे तक पहुंचा और अंदर जाने से इनकार कर दिया। आपको इंटरनेट पर एक बड़ी दुनिया मिलेगी जो स्टीफन हॉकिंग का मजाक भी उड़ाती है, उस पर हंसती भी है। मैं ना स्टीफन हॉकिंग का मजाक उड़ाता हूं, ना उस पर हंसता हूं। उसकी वजह यह है कि स्टीफन हॉकिंग ने अपनी सारी उम्र कुछ तलाश करने में, कुछ ढूंढने में खर्च कर दी, लेकिन वो दरवाजे तक तो पहुंचा, लेकिन दरवाजे के अंदर नहीं जा सका। खुदा ना करे कि हमारे साथ कभी ऐसी सिचुएशन हो और हम अपने ईमान से जाएं। रही बात जितनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, उनमें से शायद वक्त के साथ कुछ सच साबित हो जाए जो स्टीफन हॉकिंग से रिलेटेड है, लेकिन यहां पर तो ये मैटर ही नहीं करता। यहां पर मैटर ये करता है कि 14 मार्च 2018 को स्टीफन हॉकिंग इस दुनिया से चला गया। उसने पूरी जिंदगी कहा कि मौत के बाद कुछ नहीं होता, पर उस रात उसने उस सवाल का जवाब पा लिया जो वो सारी जिंदगी, अपनी सारी उम्र साबित करने की कोशिश करता रहा। वो सब कुछ जानता था सिवाय उस चीज के जो सबसे ज्यादा माने रखती है। और शायद यही इस पूरी कहानी का असल सबक है कि इल्म चाहे कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, वो इंसान को उस दरवाजे तक तो लेकर जा सकता है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर दाखिल होना वो इल्म का फैसला नहीं है, वो दिल का फैसला है, वो ईमान का फैसला है। स्टीफन हॉकिंग के पास इल्म तो था, लेकिन उस आखिरी कदम के लिए वो चीज शायद नहीं थी जो इल्म से नहीं मिलती।